हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में स्फेरिकल मिरर से किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन हो सकता है। इससे पहले हमने बात कर ली थी प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन के बारे में। बात करें स्फेरिकल मिरर्स की, तो स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही कभी ना कभी एक स्फेयर का पार्ट रहे होंगे, जहाँ से उनको कट किया जाता है इस तरीके से, और यहाँ पर मिरर बन के तैयार होता है। बस अंतर इतना है कि कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है मेरा इनवर्ड होता है, और पॉलिश्ड सरफेस यानी कि यहाँ पर जो पेंट होता है वो आउटवर्ड होता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में ये मेरा आउटवर्ड रहेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस और पॉलिश्ड सरफेस रहेगा इनवर्ड। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही केस में हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस को लेफ्ट हैंड साइड रखा, जबकि पॉलिश सरफेस को हमने राइट हैंड साइड रखा। तो जिस स्फीयर का ये पार्ट रहा मिरर, उसका एक सेंटर भी रहा होगा, तो उसे बोल देते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जिस स्फीयर का ये पार्ट था जिसकी रेडियस ये रही होगी r, तो वो कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करके हुई जा रही है, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, और मिड पॉइंट जो है मिरर का उसे हम बोलते हैं पोल। तो टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, तो पहला टर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये उस स्फीयर का सेंटर है जिससे मिरर बनाया गया है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ इमेजिनरी हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। जनरली हम इसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है कॉनकेव मिरर का वो उसके फ्रंट में होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर का इसके पीछे होता है। यानी कॉनकेव मिरर का लेफ्ट हैंड साइड होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कॉन्वेक्स मिरर का राइट हैंड साइड होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हमें पता है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ इमेजिनरी होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर तक की दूरी है वो रेडियस कहलाएगी। पोल क्या है? सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन, the straight line passing through the center of curvature C and pole of spherical mirror produced in both sides, यानी मिरर के आगे भी मिरर के पीछे भी, उसको बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एपर्चर क्या है? तो एपर्चर एक्चुअली क्या है, वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है उसका, मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसी को, एंटायर सरफेस को हम एपर्चर बोल देते हैं। द पोर्शन ऑफ अ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर। और जनरली हम इसके डायमीटर, जो मिरर का डायमीटर होता है, उसी को एपर्चर बोल देते हैं। अब प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर एट विच ऑल द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट इन कॉनकेव और अपीयर टू मीट इन कॉन्वेक्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट जब वो पैरेलल जा रही होती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मीट करती हैं कॉनकेव मिरर के केस में, और अपीयर टू मीट होती हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, जब लाइट पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट फोकस से होके पास कर रही हैं, तो उसी पॉइंट को हम, तो जिस पॉइंट से पास कर रही हैं उसी पॉइंट को हम फोकस बोल देते हैं। जबकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी अवे और डाइवर्ज हो जाएंगी, और लेकिन देखने में क्या लगेगा, क्योंकि फोकस पर मिलती हुई नज़र आ रही हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह एप्लीकेबल हैं, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल डालने की कोशिश करता जहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो इस तरीके से डालने की कोशिश करता, जबकि यहाँ पर मैं नॉर्मल डालने की कोशिश करता और यहाँ पे हम दोनों ही केस में देख रहे हैं कि जो भी मैं नॉर्मल डाल रहा हूँ वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है।
ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट है कि जो सेंटर से स्फीयर तक की या सर्कल तक की दूरी होती है वो रेडियस होती है, एंड रेडियस इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो कहने का मतलब ये है, तो जो रेडियस होती है वो हमेशा नॉर्मल की तरह एक्ट करती है, और इस तरीके से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। दूसरी चीज़ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? पोल से फोकस तक की दूरी। द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल, यानी स्मॉल f से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, और रेडियस का ये हाफ होगा, यानी कि r विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f। अब काम की चीज़ ये है कि इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से हम मिरर से करते हैं, स्फेरिकल मिरर से। तो एक बात आप नोट कर लीजिए कि कोई भी दो रेज मिनिमम वो रे डायग्राम बनाने के लिए काफ़ी होती हैं, इमेज फॉर्मेशन के लिए काफ़ी होती हैं। तो अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर और अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि कॉन्केव मिरर के केस में अगर लाइट कोई भी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस की तरफ पास करेगी, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस की ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। सेकेंड रूल, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। यानी कि पहले रूल का जस्ट उल्टा है कि कोई भी लाइट जब फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। कोई भी लाइट जो फोकस की तरफ या आ रही है कॉन्वेक्स मिरर के केस में तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। नंबर 3, कोई भी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, यानी उसी पाथ पर लौट जाएगी। यहाँ पर देखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है कॉन्वेक्स मिरर के केस में और अपने ही पाथ पर लौट जाएगी। और चौथा रूल कि जब वो लाइट पोल पर गिरेगी तो उतने ही एंगल पर वापस लौट जाएगी, यानी एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, दोनों ही केस में, कॉन्केव के केस में भी और कॉन्वेक्स के केस में। तो ये 4 रूल जो हमने पढ़े बड़े ही इम्पॉर्टेंट है रे डायग्राम के लिए। अगर हमें रे डायग्राम अच्छी तरह से बनाना सीखना है तो ये 4 रूल्स हमें पता होने चाहिए, और अच्छी बात यह है कि इनमें से कोई भी 2 रूल हम यूज़ कर सकते हैं रे डायग्राम के लिए। ज़रूरी नहीं आप चारों एक साथ अप्लाई करो, कोई भी 2 रूल वहाँ पे अप्लाई करिए और रे डायग्राम बन जाएगा। रे डायग्राम हम किस तरीके से बनाते हैं हम अगली वीडियो में ये देखेंगे, और जहाँ तक मैंने आपको बताया है आप उसको ध्यान से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, पढ़ लीजिए। थैंक यू।